हॉलोजिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, किस सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं फॉर दिस हॉलोजिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे पहले जो किया जाता है स्टेप, दैट इज़ कि खुराक के पार्टिकल को इंजेस्ट किया जाता है। जो भी खुराक का पार्टिकल होगा उसकी इंजेक्शन होगी। सपोज आई हैव अ मैन ओवर हियर, आपको पता है इसमें हॉलोजिक न्यूट्रिशन है। दिस इज़ अ मैन, ओके, दिस इज इट इज़ बॉडी, एंड यहाँ पे ये जो है आपको पता है हमें इंजेस्ट करने के लिए एक बाज़ाब्ता ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, माउथ। तो यहाँ पे सपोज दिस इज फूड पार्टिकल, दिस इज कम्प्लेक्स फूड, कम्प्लेक्स जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एग है, ठीक है, या कोई भी ऐसा फूड है जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म है, जो अभी तोड़ा नहीं गया, जिसकी डाइजेशन नहीं की गई है। अब ये फूड पार्टिकल जो है इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, यू नो द फर्स्ट स्टेप ऑफ हॉलोजिक न्यूट्रिशन इज व्हाट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसको माउथ में लेना है, उस वो माउथ में लेने को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। और फिर जाके आपको पता है कि इसको बॉडी में लिया जाएगा, इसको बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लिया जाएगा। तो यहाँ पे सपोज दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओके, दिस इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें लिया जाएगा और यहाँ इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसकी डाइजेशन होगी। इस पे एंजाइम्स डाले जाएंगे और एंजाइम्स जब इस पे डालेंगे तो इसकी डाइजेशन होगी। इससे कम्प्लेक्स से क्या होगा, कम्प्लेक्स से ये फूड है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। कम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट होगा इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स, और ये जब सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा फिर इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, इनको यूटिलाइज करना है ना हमें बॉडी में। तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द ब्लड में लिया जाता है, इंटेस्टाइन से इनको ब्लड में लिया जाता है। और एक बार ये ब्लड में पहुंचते हैं फिर ब्लड में क्या किया जाता है, इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने के लिए ब्लड इनको डिफरेंट रीजन्स में लेता है, जहाँ जहाँ पे भी इनकी ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट रीजन्स में लेता है, और अल्टीमेटली ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, या तो इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी निकाली जाती है, इन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के एनर्जी निकाली जाती है, या तो इन न्यूट्रिएंट्स से बिल्ड किया जाता है मटेरियल, मतलब या तो एनर्जी निकलती है या तो इनको यूज़ किया जाता है एज बिल्डिंग मटेरियल, मतलब चीज़ें बनाने के लिए, चाहे ग्रोथ करनी हो, रिप्रोडक्शन करना हो या रिजनरेशन करनी हो, तो उन चीज़ों के लिए लगेंगे ये न्यूट्रिएंट्स पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप तो इंजेक्शन है, सेकंड स्टेप है डाइजेशन जिसमें इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल फॉर्म में। थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड में। और फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में ही हम बताते हैं एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, इनको बॉडी में यूटिलाइज किया जाता है, या तो एनर्जी के लिए या तो मटेरियल एक्ट करते हैं ये, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इनको यूटिलाइज करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब एंड देन एसिमिलेट देम। उसके बाद हमने कहा कि जो कि हाँ, अब यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो बचा खुचा मटेरियल होगा उसको बाहर फेंका जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ दैट इज इजेशन, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा। क्लियर है? दिस इज वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस। लेकिन आपको एक चीज़ और समझना है कि हम में तो कम्प्लेक्स माउथ है। कुछ आपको क्वेश्चन आ सकता है एमोबा के बारे में, जो कि सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, जिनमें जिसकी बॉडी एक ही सेल की बनी है। तो आपसे अगर पूछेंगे कि आप हमें बताइए एमोबा में खुराक को कैसे खाया जाता है, उसमें क्या स्ट्रक्चर हैं जिनसे खुराक को बॉडी में लिया जाता है। से फॉर एग्जांपल दिस इज एन एमोबा, ओके, दिस इज एन एमोबा के सरफेस पे एक खुराक का पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस खुराक के पार्टिकल के आसपास देता है, जिनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये देखिए यहाँ पे ये खुराक का पार्टिकल जो है इसके आसपास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देते हैं, और एक बार ये खुराक का पार्टिकल इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर आता है तो फिर जाके ये बाहर से क्लोज किया जाता है, और इस खुराक के पार्टिकल को कहाँ लिया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है। और ये बॉडी के अंदर छोटे सैक्स में होता है, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स। और इसको खाने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके आसपास जो आई थी, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो यूज हुई थी, दोज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया अब किस काम में आया? एनगल्फ करने में, इसको फूड पार्टिकल को खाने में इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बार ये फूड पार्टिकल फिर अंदर आया, फिर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होता है, इसको हम क्या कहते हैं टुगेदर, इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फूड वैक्यूल।
और यहाँ पे ही फूड वैक्यूल में ही कुछ एंजाइम्स डाले जाते हैं जिससे डाइजेशन हो जाती है फूड पार्टिकल की। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हमें बताइए एमोबा कौन सा न्यूट्रिशन दिखाता है, उस वक्त आप टिक मारेंगे होलोजिक न्यूट्रिशन को। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, आप हमें बताइए कि एमोबा किस किस स्ट्रक्चर से इंजेक्शन करता है, तो आप वहाँ पे स्यूडोपोडिया लिखेंगे, वहाँ पे इसको टिक मारेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एमोबा में डाइजेशन किस स्ट्रक्चर में होती है, तो आप वहाँ पे फूड वैक्यूल लिखेंगे। आपको फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे एमोबा में किस टाइप की डाइजेशन होती है, पहला आंसर होगा इंट्रा सेल्यूलर, दूसरा होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको क्लियर किया है, तो उस वक्त आप क्या लिखेंगे इंट्रा सेल्यूलर, क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे, हो सकता है कि वो बोलेंगे कि बताइए वो प्रोसेस जिससे एक एमोबा न्यूट्रिशन हासिल करता है, या हम कहते हैं कि एक एमोबा इस फूड पार्टिकल को बॉडी में लेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा। इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, याद रखिएगा, फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। बस इतना आप याद रखेंगे। मुझे मैसेजेस आए कि सर हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई एडवाइस यू, रिक्वेस्ट यू कि आप ये लिखिए फिर, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि यहाँ पे फिर बची कुछ स्पेस रहेगी कि मैं वो इस्तेमाल करूँ, वो वाले डायरेक्ट पैन्स जो हैं इसमें, जो कि एप्लीकेशन में है, जो कि इसमें रहते हैं फिर, तो क्योंकि साथ साथ में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है तो ये मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आप साथ में लिखिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इंजेक्शन जो किया जाता है, इंजेक्शन जो होता है होलोजिक न्यूट्रिशन में, ये डिफरेंट प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसी बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, एनिमल्स पर्टिकुलरली, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लूइड फीडर्स। क्या कहते हैं, फ्लूइड फीडर्स। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि ये वो होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लिक्विड फूड पे, किस पे, लिक्विड फूड पे फीड करते होंगे। जैसे आपके लीच, मॉस्किटोज, समझ आ रहा है, ये किस पे फीड करते हैं, ब्लड पे, ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ओके। इसी तरह से आपका आता है जिसे हम कहते हैं फिल्टर फीडर्स। ये कौन है, फिल्टर फीडर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये फूड पार्टिकल्स वो कहाँ पे फिल्टर करते हैं, देखिए बेसिकली ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, ये पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। और पानी में आपको पता है कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स कैसे होंगे, उसमें सस्पेंडेड होंगे ऐसे ऐसे। ये इन्हीं फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, थ्रू सम स्ट्रक्चर्स कैप्चर करते हैं और फिर इनको कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स पे फीड करते हैं, इनको हम इसलिए इनको कहते हैं, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, ये माइक्रो मीन स्मॉल साइज्ड, फैगस मतलब खाते हैं, ये माइक्रो फैगस होते हैं। ये स्मॉल साइज्ड फूड पार्टिकल्स पे फीड करते हैं जो कि क्या होते हैं, सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं वो, कहाँ पे, इन वाटर, उसी पे फीड करते हैं। ये छोटे सस्पेंडेड फूड पार्टिकल जो कि वाटर में होते हैं, जैसे एमोबा है, जैसे पैरामीशियम है, ठीक है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो है, आपको समझ आ गया कि फिल्टर फीडर छोटे साइज के फूड पार्टिकल्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन हमारे आसपास जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं, चाहे डॉग हो, आप देखेंगे लाइन हो, कैट हो, टाइगर हो, मैन हो, कुछ भी हो, ये जो हमारे आसपास मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दिखते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल्स कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स वी आर मैक्रोफेगस। क्या है, माइक्रो नहीं, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स लार्जर साइज्ड, तो दे आर ऑल मैक्रोफेगस। ये समझ आ गया आपको, आई थिंक दिस इज क्लियर। दिस आर लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल्स, लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल्स कंज्यूम करना, यार लार्ज साइज्ड फूड पार्टिकल्स, क्लियर है। नाउ अब ये जो होलोजिक न्यूट्रिशन है, इसके कुछ टाइप्स हैं। देखिए कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, दे आर हर्बीवोर्स। क्या होते हैं जो कि होलोजिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, कुछ एनिमल्स इनमें क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट मैटर पे फीड करते हैं, चाहे प्लांट्स के लीव्स, प्लांट्स के फ्रूट्स, प्लांट्स के सीड्स, कुछ भी प्लांट का मटेरियल कुछ भी कंज्यूम करते हैं, दोज आर हर्बीवोर्स। और जो कि फ्लैश ईट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, इनके जो इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि इनके लिए एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्यूलेस एंजाइम। क्या कहते हैं, सेल्यूलेस एंजाइम।
ये एंजाइम वो एंजाइम है जो इनको प्लांट मटेरियल डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट मटेरियल में सख्त एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलोज। वो सेलुलोज जनरली कार्निवोर्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कार्निवोर्स या हम भी हैं, जैसे हम ओमनिवोर्स हैं, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। मैन जो है, हम में वो सेलुलोजिक मटेरियल क्या एक्ट करता है, वो हम में फाइबर एक्ट करता है। वो डाइजेस्ट हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता है डाइजेस्ट, लेकिन वो एक्ट करता है एज फाइबर। वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छा रखता है, उसमें प्रॉपर डाइजेशन होने के लिए वो ज़रूरी है, बाउल मूवमेंट्स के लिए ज़रूरी है। वो आगे हम बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना क्या है ये बाउल मूवमेंट्स क्या है। तो कंसेप्ट ये है कि हर्बीवोर्स किस तरह से प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्लांट मटेरियल के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेस एंजाइम प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया उनके इंटेस्टाइन में होते हैं। अब नेक्स्ट है कार्निवोर्स, वो होते हैं फ्लैश ईटिंग, जैसे लायन है, टाइगर है, आपको समझ आ गया। ओमनिवोर्स जो हैं ये क्या है, ये वो एनिमल्स हैं जो कि क्या खाते हैं, बोथ क्या फ्लैश एज वेल एज फ्लैश एंड एज वेल एज क्या खाते हैं, प्लांट मटेरियल, दोनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं। जैसे हम वी आर ओमनिवोर्स, क्लियर है। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, ये वो हैं जो कि डेड डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। डेड डेड डिकेइंग 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 मैटर पे फीड करते हैं। ये आपको स्पेलिंग खुद याद है ना, डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। दोज आर कॉल्ड डेट्रीवोर्स। जैसे हमारी जो अर्थवॉर्म होती है वो डेट्रीवोर है, अर्थवॉर्म, ठीक है, दिस एन एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर। अच्छा, इंसेक्टिवोर्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, ये इंसेक्टिवोर्स, ये आप समझ सकते हैं। फ्रैगिवोर्स भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। फ्रैगिवोर्स क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। फ्रैगिवोर्स फ्रूट्स पे फीड करते हैं। इसी तरह से हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम में, क्योंकि ये इकोसिस्टम को क्लीन करते हैं। क्या होते हैं स्कैवेंजर्स, देखिए अ, जब प्रेडेटर्स प्रेडेटर्स वो हो गए ना, वो एनिमल्स जो कि शिकार करते हैं, जैसे लायन शिकार करता है हिरन का, जैसे टाइगर शिकार करता है हिरन का। तो एक बार ये प्रेडेटर ने शिकार किया, वो उस अपने प्रे को, अपने शिकार को कंज्यूम करता है, लेकिन वो सारा ही उसका कंज्यूम नहीं करता है, कुछ बचा कुचा मटेरियल वहाँ पे रहता है। जैसे लायन एक डियर पे अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद वहाँ पे डियर का जितना वो कंज्यूम कर पाया, वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे बचेगा ही बचेगा। फिर उसको क्लीन करने के लिए कुछ आते हैं वहाँ पे, जैसे वल्चर आती है, वल्चर, जैसे फॉक्स आता है। ये क्या करते हैं, ये उस बचे खुचे मटेरियल पे को कंज्यूम करते हैं। तो इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। और इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कैरी ऑन ईटर्स, CARRION, कैरी ऑन ईटर्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे बचा खुचा मटेरियल होता है उसको हम कैरी ऑन कहते हैं, ये वही खाते हैं। या इनको कभी लेफ्ट ओवर ईटर्स भी कहते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे लेफ्ट करते हैं, वो जो वहाँ पे छोड़ते हैं, कौन, प्रेडेटर्स, जैसे लायन है, टाइगर है, जो वहाँ पे वो छोड़ते हैं, ये उसको फीड करते हैं। सो दे आर कॉल्ड कैरियन ईटर्स, स्कैवेंजर्स, या इनको लेफ्ट ओवर ईटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैनिबल्स। कैनिबल्स क्या है, ये बेसिकली कुछ स्पीशीज ऐसे हैं, जैसे हाँ बड़े बड़े स्नैक्स हैं, बड़ी बड़ी फिश हैं, जो कि अपनी ही स्पीशीज़ को खाते हैं। जैसे एक स्नैक, बड़ा स्नैक छोटे स्नैक को कंज्यूम कर सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। बड़ी फिश छोटी फिश को कंज्यूम कर सकती है, उनको खाती है। तो दैट मीन्स ऑफ द ओन स्पीशी के इंडिविजुअल्स को अगर कोई खाता है, दे आर कॉल्ड कैनिबल्स। आपको पता है क्या, आप बता सकते हैं कि कहीं पे क्या ह्यूमंस कैनिबल हैं आजकल? कोई ट्राइब है दुनिया में ऐसा जहाँ पे ह्यूमंस, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को कंज्यूम करता हो? ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, देयर इज अ ट्राइब स्टिल ऑन दिस प्लेनेट। और यहाँ पे नेक्स्ट इज पाइसिवोर्स। पाइसिवोर्स मीन्स रेफर्स टू जो कि फिश पे फीड करते हैं, जैसे आपके कौन से जैसे आपके किंगफिशर हैं, ये भी फिश पे फीड करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए, लेट्स मूव, दैट इज न्यूट्रिशन इन मैन। मैन में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो देखिए, मैन सबसे पहले आप समझेंगे, देखिए यहाँ पे एक कितनी वैरायटी है खाने की, दिस इज़ द वैरायटी जिसमें हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। मैन के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वो सारे ही इस टेबल पे यहाँ पे रखे हैं, वो यहाँ इस जगह पे। मैन जो है, मैन है ओमनिवोर। अभी हमने कहा कि ओमनिवोर्स वो हैं जो कि बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल मटेरियल कंज्यूम करते हैं। ये रहा इसका एनिमल मटेरियल, ये रहा इसका प्लांट मटेरियल, फ्रूट्स, ये रही दालें, ये रही मीट, ये रहा
बाकी जो भी है सब्जी। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड आर, जो कि ये न्यूट्रिएंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या हैं। एक है, इनको हम बेसिकली दो ग्रुप्स में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एक इंसान को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ज़रूरत पड़ते हैं, खान मतलब कंज्यूम करने होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करने पड़ते हैं। याद रखिएगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं इनको। इनको आप मेगा न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो, या इनको आप मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इनको आप माइनर न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, या इनको कभी ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है आपके आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर एंड रफेज। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये दो आते हैं। अब आपसे वहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि बताइए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं इनमें से, और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक तो मिनरल्स हैं और दूसरा वाटर है। ये दो जो न्यूट्रिएंट्स हैं दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। आपको पता है ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक वो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड हों, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मिनरल्स जो होते हैं उनमें ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, और वाटर में भी नहीं है। वाटर क्या है, H2O। बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें बाज़ाब्ता कार्बन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो बाकी जितने भी यहाँ पे चाहे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, रफेज है, वाइटामिन्स हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं बाकी सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। आप समझेंगे एक कंसेप्ट कि रफेज एंड वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगरचे ये एनर्जी नहीं देते हैं, ना ही बिल्डिंग के लिए लगते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे सिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अब देखिए इसमें हमें अब सबसे पहले क्या लेंगे, हम इसमें देखेंगे कि एनर्जी कौन देते हैं। जहाँ पे अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये जो दो हैं, ये दो बेसिकली इनकी मेन फंक्शन जो होती है वो होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या करता है, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए लगता है, ये न्यू मटेरियल बनाने के लिए लगता है। ठीक है, सो इट इज़ फॉर बॉडी बिल्डिंग, इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, या बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या है, ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं इनके बारे में अगर आप समझेंगे, ये होते हैं इनको कहते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। दीज आर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, कि ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। देखिए, हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं जिनको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस। और ये इन रिएक्शंस को होने इनके होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वही बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं उनके होने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, कि ये आपको मैंने शायद पुराने लेक्चर में बताया था, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। उसमें जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, छोटे साइज़ के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। इनमें बेसिकली दीज आर केमिकल रिएक्शंस कंबाइन होते हैं और लार्ज साइज्ड केमिकल बनता है। दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और अगर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल से स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, केमिकल्स बनते हैं, है ना, एक उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म अगर आप एक साथ लेंगे, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में की सेल्स में जो भी होती हैं उनको एक साथ हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी में जितनी भी ये रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हों या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हों, बेसिकली टुगेदर इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर आवर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस चाहे कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए ये विटामिन्स और मिनरल्स का एक अहम रोल होता है। तो ये समझेंगे आप, यही मेटाबॉलिक रिएक्शंस चाहे कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक रिएक्शंस हो, दीज इन्हीं को हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन्स और मिनरल्स। इतना क्लियर है। तो इसके बाद अब हम आएंगे, बेसिकली हम एक एक करके न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। किसकी,
कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनका दूसरा नाम जो है, इनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। और इनकी जो केमिकल फार्मूला वो क्या है, CnH2n CN, या ये ऐसे भी दिखा सकते हैं वहाँ पे CH2O ऐसे, फिर ऐसे होल N होगी वहाँ पे, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आप ये सॉल्व जब करेंगे वो CnH2nOn दोबारा बनता है। तो ये जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली क्या क्या फिर होते हैं, एक तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए इनका रेशो क्या होता है, रेशो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का क्या होता है इन इन कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज 1:1:2:1। समझ आ रहा है? और ये सेम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वही रेशो है जो वाटर में होता है, क्योंकि वाटर में भी क्या होता है H2O, हाइड्रोजन कितने होते हैं 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 1। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये समझेंगे। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट जो आप सुनते हैं हमेशा, ग्लूकोज, उसमें बेसिकली 6 कार्बन होते हैं। अगर 6 कार्बन है तो आप मुझे बताएं हाइड्रोजन कितने होंगे, इसका मतलब है N यहाँ पे 6 है, और 2N कितना हो गया 12 हाइड्रोजन, और दोबारा N कितना हो गया, वो ऑक्सीजन कितने होंगे 6। तो इसकी फार्मूला क्या है, C6H12O6। अजान हो रही है, एक मिनट ठहरिएगा। जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है एक एवरेज अडल्ट के लिए वो है 500 ग्राम्स। ओके, ये वेरी होता है कि जिसको जितनी एनर्जी चाहिए, कोई विगरस वर्क करता है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना होगा। इट वेरीज, बट एडल्ट एक एवरेज हिसाब से हम कहते हैं 500 ग्राम तक ठीक है। अब देखिए इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स 1 ग्राम से 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का बर्न किया जाता है, बॉडी में लिया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है, तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है, दैट इज़ 4.3 किलो कैलोरी। ओके, तो यहाँ से मतलब अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट बर्न करते हो तो आपको 4.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेंगे। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, दिस इज बेसिकली इट इज़ नॉट किलो कैलोरी, इट इज़ कैलोरीज। ओके, यहाँ पे लेट्स करेक्ट दिस। ठीक है, 4.3 कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी में। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये स्टोर होता है इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स में स्टोर किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब ये ग्लाइकोजन स्टार्च क्या है, ठीक है, आप समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो कि हमारे आसपास जो डिफरेंट फूड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फूड्स जो होते हैं उसमें बेसिकली ये स्टार्च की फॉर्म में होता है। और दिस स्टार्च, एंड अगर हम देखेंगे इट इज़ अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। उनको क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। देखिए क्या होता है पॉलीसैकेराइड, अगर हम एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेंगे, सपोज स्टार्च को, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम बता रहा हूँ, इसमें कुछ सिंपल यूनिट्स जो होंगे, छोटे छोटे यूनिट्स जो होंगे वो आपस में ज्वाइन होंगे ऐसे एक चेन की तरह होंगे वो, ठीक है, एक चेन की तरह होंगे। और ये सारी जो चेन होगी इस सब को हम क्या कहेंगे, इट विल बी लाइक स्टार्च, या ये ग्लाइकोजन होगा या ये सेलुलोज होगा। क्योंकि पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स ज्वाइंट है टुगेदर, एक साथ ज्वाइंट है। इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं इनको, मोनोसैकेराइड्स। और जब ये सारे मोनोसैकेराइड्स हम लेंगे तो सब जो ये चेन जो ये बनती है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। समझिएगा पॉइंट को। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, सैकेराइड्स। अब ये सैकेराइड्स जो हमारे आसपास ये स्टार्च होता है, स्टार्च डिफरेंट प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ में ग्लाइकोजन होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड होता है, कि वो एक लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स होती है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जिनके दरमियान जो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड रहता है एक पॉलीसैकेराइड में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं, एक तो है स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सेलुलोज। स्टार्च जो है आपको पता है, स्टार्च क्या होता है, ये स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ
एनिमल्स। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये ग्लाइकोजन एनिमल्स कहाँ स्टोर करते हैं, मेन रिजर्वायर हमारी बॉडी में कहाँ है, एनिमल्स में कहाँ है इस ग्लाइकोजन का रिजर्वायर, रिमेंबर दैट इज ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, एक तो मसल में, मसल्स में ज़्यादा ये लिवर में होते हैं, उससे थोड़ा सा फिर ये मसल में भी होते हैं। लिवर एंड मसल आर द मेन स्टोरेज टैंक्स ऑफ दिस ग्लाइकोजन। और सेलुलोज की बात करेंगे, ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। और सेलुलोज जो है आपको पता है ये जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ये है, ये तीन जो हमने ऊपर लिखे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, याद रखिएगा। इनमें जो यूनिट्स होते हैं, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, उन मोनोसेकेराइड यूनिट्स को हम कहते हैं ग्लूकोज। रिमेंबर कि जब काफ़ी सारे ग्लूकोज यूनिट्स को हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे, या तो ये स्टार्च बनते हैं, या तो ये ग्लाइकोजन बनाते हैं, या तो ये सेलुलोज बनाते हैं। तो आपसे अगर पूछेंगे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द मोनोसेकेराइड किनका, स्टार्च का भी, ग्लाइकोजन का भी और सेलुलोज का भी। ग्लूकोज वो यूनिट्स हैं, मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं जिनसे फिर मिला मिला के क्या बन सकता है, या तो स्टार्च बन सकता है, या तो ग्लाइकोजन बन सकता है, या तो सेलुलोज बन सकता है। और ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज जो हैं ये क्या हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसी तरह से कुछ और पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे हैं, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, ये देखिए ये कहाँ पे होता है, ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें लिब्रिकेशन फ्लूइड जो होता है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये स्किन में भी होता है हाइलुरोनिक एसिड, वहाँ पे भी होता है, यहाँ आइज़ में भी होता है। अच्छा, हिपैरिन की बात करते हैं, हिपैरिन क्या है, ये एंटी कोआगुलेंट है। हमारे हमारी नसों में जो खून होता है वो जम नहीं जाता है, क्योंकि उसमें एक नेचुरल एंटी कोआगुलेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड को जमने से रोक देता है। वो नेचुरल एंटी कोआगुलेंट कौन है, दैट इज दिस हिपैरिन, दैट इज दिस हिपैरिन। समझ आ रहा है। अच्छा, इसके बाद काइटिन की जब बात करते हैं, जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, टफ एक्सोस्केलेटन जिसे कहते हैं, या आप कहें कि उनकी बॉडी के सरफेस पे जो टफ लेयर होती है वो इस काइटिन की बनी होती है। काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स, वो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। ये जो मैंने कुछ पॉलीसेकेराइड्स, इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स बताए, इनके बारे में एक एक पॉइंट बताया, बस वही याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद हम, अब देखिए यहाँ पे आपको ये तो समझ आ गया कि मोनोसेकेराइड क्या है, डिड यू अंडरस्टैंड। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसमें जो यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें जो यूनिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। और ये मोनोसेकेराइड्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज के लिए ग्लूकोज है, कभी ये कुछ और भी हो सकते हैं, ये मोनोसेकेराइड्स है ना। अब देखिए मोनोसेकेराइड्स हमारे आसपास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो है आपका ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है गैलेक्टोज। ये तीन आप याद रखेंगे, काफ़ी सारे हैं लेकिन ये आप जहन में रखेंगे। ग्लूकोज के बारे में आप एक खास पॉइंट ये याद रखिए, ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर, क्योंकि ये ग्रेप्स में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है, ये भी याद रखिएगा कि ये सबसे रेडिली यूजेबल, सबसे जो हमारे में रेडिली यूजेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज दिस ग्लूकोज, सबसे ज़्यादा। फ्रक्टोज की जब हम बात करते हैं, फ्रक्टोज जो होता है ये बहुत ही टेस्टी होता है, ये दुनिया में सबसे टेस्टी शुगर है। तो ये स्वीटेस्ट शुगर है, स्वीटेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये स्वीटेस्ट शुगर है फ्रक्टोज। और ये किन में पाया जाता है, ये फ्रूट्स में होता है, इसीलिए फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं, है ना। और इसीलिए इनको फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज की जब आप बात करोगे, गैलेक्टोज जो है ये आपका मिल्क में होता है, इसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। ये कुछ पॉइंट्स आप थोड़े से याद रखेंगे, इसके अलावा ज़्यादा इसको छेड़खानी नहीं करनी है, बस इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि कुछ डाइसेकेराइड्स जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, देखिए अगर लंबी चेन बन रही है मोनोसेकेराइड्स की उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अगर दो ही मोनोसेकेराइड्स आपस में ज्वाइंट हैं तो इनके दरमियान कितने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे, 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो उस वक्त जब दो ही मोनोसेकेराइड यूनिट्स होंगे आपस में ज्वाइन होंगे, उस वक्त उस एंटिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। अब हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेकेराइड्स हैं, एक है माल्टोज, दूसरा है सक्रोज, तीसरा है लैक्टोज। इसमें आपको याद नहीं रखना है कि माल्टोज में कौन कौन है, इसके मोनोसेकेराइड्स का नाम क्या है, नहीं ये नहीं याद रखना है, या सक्रोज के मोनोसेकेराइड्स का नाम क्या याद रखना, वो याद रखना ही नहीं आपको। आपको इसके बारे में एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं, माल्टोज का और एक नाम है बस वो याद रखना है, दैट इज कॉल्ड माल्ट शुगर,
अगर वहाँ पे लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज माल्ट शुगर, तो आप क्या लिखेंगे, माल्टोज। सक्रोज का अगर वहाँ पे आएगा तो आप याद रखिएगा ये वही है जो हम रोज़मर्रा चीनी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सक्रोज। यही है वो जो कि हम टेबल पे यूज़ करते हैं, इसलिए हम कहते हैं टेबल शुगर भी, इसे क्या कहते हैं, टेबल शुगर भी कहते हैं, या इसे कभी केन शुगर भी कहते हैं। बस ये पॉइंट याद रखेंगे। लैक्टोज जो है ये वो शुगर है जो कि डाइसेकेराइड है, ये है ना, डाइसेकेराइड ये वहाँ पे पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर, इट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर। कंसंट्रेशन के साथ ये देखिएगा सारा। अगर आपको ये जब मैं न्यूट्रिशन ये वाला पढ़ाऊंगा और एक दो क्लास और देंगे ये ह्यूमन न्यूट्रिशन पे, फिर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन कहीं होता है तो मैं शॉर्ट में फिर लास्ट में एक वीडियो आपको और दूंगा जिसमें सिंपल में थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन वो भी सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो इतना क्लियर है, आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ क्वेश्चन फॉर यू जो मैंने यहाँ पे पोज किया है वो आप खुद आंसर उसका निकालेंगे, चाहे नेट से कहीं से, तो फिर कमेंट कीजिएगा। विच व्हाट इज़ द नॉर्मल ग्लूकोज कंटेंट इन द ब्लड ऑफ ए हेल्दी अडल्ट। कितना होता है ब्लड में, ठीक है, कितना मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है, ऑफ ब्लड, जो हम वो शुगर टेस्ट करने जाते हैं। मैं ये फास्टिंग वाला नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नॉर्मली में जो है। व्हाट आर, अब क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर रिफाइंड एंड अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए इस पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताने जा रहा हूँ, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए है ही है, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम फोकस नहीं करते हैं ना अपनी सेहत पर भी। देखिए आपको मैं बताऊं कि हम हमारे आसपास जब आप सुनते हैं, हम सुनते हैं एक होता है वाइट आटा, दूसरा सुनते हैं कि एक होता है वो स्टोर वाला आटा जिसे हम कहते हैं आर आटा, या हम कहते हैं वाइट राइस, वाइट राइस, दूसरा कहते हैं ब्राउन राइस, ब्राउन राइस। अच्छा इसी तरह से आप कहते हो वाइट ब्रेड, वाइट ब्रेड, और कहते हो EAD ब्रेड, और कहते हो ब्राउन ब्रेड, है ना। ब्राउन ब्रेड जो आप लेते हो वो थोड़ी महंगी होती है, वैसे मैं भी यही लेता हूँ कभी। तो आप समझ सकते हैं ये कुछ ना कुछ चक्कर है इसमें, वाइट क्या है ब्राउन क्या है ये समझ नहीं आता है ना। याद रखिएगा जो ये वाइट होते हैं ये रिफाइंड वाले होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसमें। इसमें जो ग्रेन्स होते हैं जिनके ये बने होते हैं, चाहे गेहूं हो, क्या हो, चावल हो, कुछ भी हो, जिसके ये बने होते हैं वो रिफाइंड किए जाते हैं। वो बेसिकली मशीनरी में उनको डाला जाता है और उससे कुछ ऊपर वाली लेयर रिमूव की जाती है। देखिए क्या, अगर हम नॉर्मल सीड देखेंगे जो ब्राउन वाले हैं, ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस जो है, ये क्या है, ये नेचुरल फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें ग्रेन मिल रहा है, जैसे ये है हमारे पास ये राइस का, ये ब्राउन राइस का ये सीड है, ये इसमें क्या होता है, ये जिस फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता एक लेयर होती है ऊपर से, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज़ दैट लेयर कॉल्ड, ब्राउन लेयर, ठीक है। ऊपर से जो लेयर है इसे कहते हैं ब्राउन लेयर, ब्राउन। और अंदर, इसके अंदर इसका जो एम्ब्रियो होता है सीड का, वो इसके अंदर इंटैक्ट होगा ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं आपको पता होगी, दैट इज कॉल्ड जर्म। और ये दो चीज़ें जो हैं ये इस ब्राउन वैराइटीज़ में इंटैक्ट होते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे लिए। देखिए ये जो ब्राउन है ना, ब्राउन ये जो है इसमें फाइबर होता है, फाइबर होता है, इसमें विटामिन बी होते हैं, काफ़ी सारे विटामिन बी होते हैं, बी के जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बी कम्प्लेक्स के विटामिन होते हैं। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। और चूंकि ये फाइबर रिच है, फाइबर FIBER फाइबर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जर्म जो इसका होता है, एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो जो होता है इस सीड का, उसमें विटामिन E बहुत ही अच्छे कंसंट्रेशन में होता है, विटामिन E। और उसमें कुछ गुड फैट्स होते हैं, गुड फैट्स, याद रखिएगा, एक पॉइंट में आपको आगे पढ़ाऊंगा ये गुड फैट्स क्या होते हैं, बैड फैट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब मशीनरी में डाल के इन ब्राउन और जर्म को रिमूव किया जाएगा, फिर वहाँ पे रहता है, क्या रहता है, वाइट वैराइटीज़ रहती हैं। तो हमने ये चीज़ें मिस कर दी, फाइबर भी, विटामिन बी भी, मिनरल्स भी, जर्म भी, विटामिन E भी, गुड फैट्स भी। बेसिकली क्या क्वेश्चन आपके जहन में ये आता होगा, क्यों करते हैं फिर ये रिमूव, अगर ये इंपॉर्टेंट है इतना क्यों करते हैं। देखिए इसमें कुछ रीज़न्स है। एक रीज़न तो ये है कि अगरचे ये जो ये ब्रेन और जर्म जो है ऊपर वाली लेयर और ये एम्ब्रियो, इसमें अगरचे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने में या उनसे फ़ायदा लेने से हमें रोक देते हैं, तो इसलिए इसको रिमूव किया जाती है। एक रीज़न ये है। दूसरा ये है कि इसकी डाइजेशन उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है कुछ इंसानों में, कुछ लोगों में, ठीक है। तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए इसीलिए इसको, या और एस्थेटिक वैल्यू के लिए कि ये थोड़ा ब्राउन है वो थोड़ा वाइट दिखेगा, तो अट्रैक्शन के लिए, ये कुछ रीजंस हैं जिसके लिए इसको रिफाइन किया जाता है, हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। समझ आ रहा है। और
ये जो है ब्राउन वाला इनको क्या कहेंगे, ये है अनरिफाइंड। अनरिफाइंड आप खुद ही बताइए, आप कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेहतर है, अनरिफाइंड की रिफाइंड। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, इसमें फाइबर है। फाइबर की एक खासियत ये होती है कि जब हम फाइबर कंज्यूम करते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है और हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती, हम फुलर फील करते हैं, हम हंग्री नहीं होते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है अगर आपको फ़ैट उतारना है। नहीं तो अगर आप बस एनर्जी चाहते हैं, फटाफट वाली एनर्जी, फिर वाइट राइस कंज्यूम कीजिए, ठीक है। ब्राउन राइस को स्लोली डाइजेस्ट होता है, ठीक है, ये भी आपको जहन में रखना है। ये हो गया आपका, टाइम कितना हुआ, लेट्स मूव ऑन द फैट्स ऑल्सो, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे उसको, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप देखिए फैट्स की जब हम बात करते हैं, फैट्स की जब हम बात करते हैं आज ये फिनिश हो जाएंगे एनर्जी देने वाले जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद कल हम प्रोटीन एंड मिनरल्स को और वाटर को देखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर वाइटामिन को देखेंगे। आप देखिए फैट्स जो होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, देखिए फैट्स भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वैसे भी फैट्स हैं। और फैट्स में अगर हम देखेंगे ये ज़्यादा एनर्जी देते हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर वहाँ पे आपको 4.3 कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे कितना मिलता है, डबल एनर्जी, लगभग 9.3 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ का फैट हमको मिल रहा है। तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और फैट्स हम बॉडी में रिजर्व फूड रखते हैं। हमारी बॉडी में जो रिजर्व फूड रहता है, एक्स्ट्रा हमने खाया, देखो याद रखिएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर एक्स्ट्रा होगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब यहाँ पे मैं ठहरो ग्लूकोज लिखता हूँ, लेट्स राइट इट, या दिस, अगर हम एक्सेस ग्लूकोज को भी कंज्यूम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक मशीन होती है ना, दैट इज लिवर। लिवर में काफ़ी सारी प्रोसेस होते हैं, लिवर का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज आया, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस। और ये जब हमें ग्लूकोज का यूज़ नहीं है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया, तो इसको स्टोर रखेंगे ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन बना के, जो कि लिवर में रहेगा। फिर ये प्रोसेस जो ये बनाने की ग्लाइकोजेनेसिस होना, ये हमारे लिवर में ही होता है। और फिर इस ग्लाइकोजन को लिवर में स्टोर किया जाता है या हमारे मसल में स्टोर किया जाता है। तो आप समझेंगे कि लिवर की ये इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से अब हमें जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो उस वक्त हम ग्लूकोज को यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए। अच्छा, इसी तरह से अब अगर ग्लाइकोजन भी ऑलरेडी हमारे लिवर में फिल है, मसल में भी अच्छे से, फिर कुछ ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, इसको लिपिड्स में या फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस को लिपिड में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ आ रहा है। या अच्छा, अब ये भी आप समझेंगे कि कहने का मतलब यह है कि फैट जो है, ये फैट फिर बॉडी में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है यही कि हम अपनी बॉडी में जो फैट है, ये हमारे में रिजर्व फूड भी एक्ट करता है। चाहे हमने फैट डायरेक्टली ज़्यादा खाया, फैट डायरेक्टली हमने जो खाना खाया उसमें फ़ैट था, तो फैट अगर एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में, ज़्यादा ही जितना खाना चाहिए था उससे ज़्यादा, तो वो भी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट। या हमने खाने में ग्लूकोज ज़्यादा कंज्यूम किया जितना हमें यूज़ नहीं करना था, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कहाँ फेंकेंगे, चलो ग्लाइकोजन बना दिया, अब उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, अब वो एक्स्ट्रा भी फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस फैट को हम स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। समझ आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही आसान है, आसान है ये। अब रिजर्व फूड जो होता है ये हमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फैटी टिश्यू, जिसे हम एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में स्टोर होता है। अब फैट जो है ये हमें इंसुलेशन के लिए भी लगता है। जो हमारे स्किन के नीचे फैट है, जिसे हम क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट, सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारे स्किन के नीचे फैट है, वो हमें हीट बाहर जाने से हेल्प करता है कि हमारी हीट जो है वो प्रिजर्व रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी हमारी बॉडी से, तो दैट में वी आर एबल टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर बाय दैट। इसी तरह से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास फैट जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, ताकि अगर हमें झटका वटका भी मिलेगा तो झटके लगेंगे या कुछ भी होगा, और इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको पता है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स वो कितने डेलिकेट हैं, उनको प्रोटेक्शन चाहिए उनको। एक तो हम बाहर से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये भी प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अंदर से
उनके ऊपर जो उनके बिल्कुल ही साथ में जो ऊपर से एक लेयर होती है फैट की, वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है फ्रॉम फ्रॉम एब्जॉर्बिंग द डैमेजेस, जो भी अगर कहीं पे भी उनको होने वाला हो किसी भी इंजरी से। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फैट्स हम क्यों खाते हैं, वाई डू वी ईट फैट्स। देखिए हमारी बॉडी में कुछ फैट्स जो ऐसे हैं, हमारी बॉडी बॉडी में भी जो फैट्स होते हैं कुछ वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे फैट्स जो होते हैं ना, फैट्स में अगर हम कॉमन फैट एक मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इट इज़ लेट मी शो यू ए ट्राइग्लाइसराइड, जो हमारे स्किन के नीचे फैट होता है या हमारी ब्लड में भी उधर सर्कुलेट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड्स, ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड्स अगर आप, इट इज GL5, हाँ, ट्राइग्लाइसराइड्स अगर हम देखेंगे, ये एक फॉर्म ऑफ फैट है हमारे में। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और इनके साथ फैटी एसिड चेन्स, फैटी एसिड एक चेन, फैटी एसिड दूसरी चेन, फैटी एसिड तीसरी चेन, ये एक फैट मॉलिक्यूल है। मैं आपके सामने एक सिंपल सा फैट मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें हमें 3 कार्बन कंपाउंड है, जिससे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लाइसरॉल, एंड दीज आर फैटी एसिड चेन्स, दीज आर फैटी एसिड चेन्स। तो ये एक ट्राइग्लाइसराइड है, जो कि हमारे स्किन के नीचे आप देखते हो जो स्टोर होता है फैट, वो यही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझेंगे एक पॉइंट कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, हम कुछ फैटी एसिड्स खुद से बना सकते हैं डिफरेंट बाकी बायोमोलिक्यूल्स से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, लेकिन कुछ फैटी एसिड्स हम नहीं बना सकते। जो फैटी एसिड्स हम बना सकते हैं अपनी बॉडी में खुद से, जिनको खुराक से लेने की ज़रूरत नहीं है, उन फैटी एसिड्स को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल, कि हमें नहीं है ज़रूरी, हमारे लिए एसेंशियल नहीं है कि हम खुराक में इसको ले लें क्योंकि हमारी बॉडी बनाएंगे ये फैटी एसिड्स। लेकिन कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, इसलिए उनका खुराक में होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो हम फैट्स को कंज्यूम क्यों करते हैं, डू वी नीड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स और एसेंशियल फैटी एसिड्स? नो, वी नीड द एसेंशियल फैटी एसिड्स, वी डू नॉट नीड टू कंज्यूम द नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे खुराक में दोनों किस्म के फैटी एसिड्स होते हैं, एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल, लेकिन हमें ज़रूरत किन की है, एसेंशियल फैटी एसिड्स की। चलो कोई नहीं, नॉन एसेंशियल भी साथ आए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ज़रूरी हमें क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स। नेक्स्ट थिंग कि सेचुरेटेड फैट जो है इसको हम कहते हैं बैड फैट, और अनसेचुरेटेड फैट जो होता है इसको कहते हैं गुड फैट। आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या है ये सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट। देखिए जब हम फैट मॉलिक्यूल को देखते हैं, अगर फैट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड्स हैं, तो उनको हम कहते हैं, दोस आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट्स। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड से कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नहीं मिल रहा है एक फैट मॉलिक्यूल में, आप उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट मॉलिक्यूल, समझ आ रहा है, या सैचुरेटेड फैटी एसिड आप कह सकते हो। और ये जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं, रिमेंबर यहाँ पे मैं अनसैचुरेटेड के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, ये आपके प्लांट्स में, प्लांट सोर्सेज में होते हैं। किन में होते हैं, प्लांट से जो हम फैट हासिल करते हैं, जैसे हम तेल होता है, सरसों का तेल है, बाकी तेल हैं, ये सारे तेल हैं, कैनोला ऑयल है, ये सारे जो हैं, दे कंटेन विच टाइप ऑफ फैट्स, दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैट्स। इसमें ज़्यादा कौन से फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। लेकिन जो एनिमल वाला फैट होता है, याद रखिएगा ये बहुत नुकसानदेह हमारे लिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट। और ये सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये बेसिकली करता क्या है, याद रखिएगा, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उसमें फैट की डिपोजिशन हो जाती है। वो किसकी हो जाती है, वो सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज कर सकते हैं फैट डिपोजिशन। और अगर नसों में अंदर से हमें फैटी डिपोजिशन होगी, तो आप समझ सकते हैं इसकी जगह कम हो गई, यहाँ पे नस की जगह कम होगी, और जो ब्लड अब इसमें फ्लो होगा वो ज़्यादा रश में फ्लो होगा, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया, ठीक है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं फैट, सैचुरेटेड फैट जो है, ये कंसिडर करते हैं हम बैड फैट। क्या कंसिडर करते हैं, अगर ये सैचुरेटेड फैट बढ़ेगा तो काफ़ी सारी हार्ट डिजीज होंगी, ब्लड प्रेशर होगा, तो ये समझेंगे आप हार्ट अटैक होने के चांसेस है। दिस मीन्स दिस इज द सैचुरेटेड फैट इज अ बैड फैट। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स में ये चीज़ नहीं देखा गया है, बल्कि इसमें देखा गया जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमें फैट बर्न करने के लिए बेहतर होते हैं हमारे लिए, इसलिए एनिमल वाला फैट आप कभी मत कंज्यूम कीजिए। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हमारे सामने होते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स की तरह नज़र पड़ी कि आपको अगर वहाँ पे क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आपको वहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फैटी एसिड, वहाँ पे कुछ फैटी एसिड्स का नाम दिया होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक दो यहाँ पे लिखूंगा, उसमें से वो वहाँ पे वही डाल सकते हैं। कुछ एसेंशियल फैटी एसिड जो आपको याद रखने हैं, एक है लाइनोलेनिक एसिड, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एसेंशियल फैटी एसिड है। दूसरा है लाइनोलीक एसिड, तीसरा है एराचिडोनिक एसिड। ये तीन फैटी एसिड्स आप याद रखिएगा, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में इन्हीं तीन में से कोई ना कोई वो डाल सकते हैं, और कुछ नहीं डालेंगे, ये आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, ये, हाँ, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको फ़र्क समझ आ गई कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, खाली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड फैट्स में आपको एक खास पॉइंट बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है ये कि एनिमल्स का जो फैट है इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मांसपेशियों में, हमारी आर्म्स में, लेग्स में पेन होती है, ठीक है, उसका एक इलाज मैं दिखाता हूँ। अनसैचुरेटेड फैटी या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, बेसिकली यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, आप याद रखिएगा, ये दो किस्म के होते हैं। अगर ऐसा फैटी एसिड है जिसमें एक ही जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, एक ही जगह पे, ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन एक ही हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, एक ही जगह पे एक ही डबल बॉन्ड आपको मिलता है, उस वक्त उसे कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मीन्स वन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम कहते हैं म्यूफा। क्या कहते हैं? म्यूफा। अगर एक ही जगह पे नहीं होगा, मल्टीपल जगहों पे इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे, काफ़ी सारी जगहों पे, उसे कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या शॉर्ट में कहते हैं प्यूफा। क्या कहते हैं? पुफी नहीं, प्यूफा, हाँ? इसको कहते हैं प्यूफा। अब देखिएगा, एक खास पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। म्यूफा जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये प्यूफा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ये प्यूफा होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, एक होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और दूसरे होते हैं ओमेगा 6। क्या होते हैं? ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। अगर ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए सुनना। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में जब जाते हैं, ये आपस में एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं, एक दूसरे की अपोजिट फंक्शन करते हैं। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। क्या? दैट मीन्स दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि ये हमारी इन्फ्लेमेशन हो गई, जैसे वो पेन होना, ठीक है, या उसमें जो स्वेलिंग होना, ये चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। कहीं पे भी जब ऐसा होता है, जैसे अक्सर होता है जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसे वैसे, ये इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। या जुकाम रहता है, ठीक है, जुकाम रहता है नाक में, जुकाम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ दिस, जो कोल्ड होता है, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, हाँ? इसी तरह से ओमेगा 6 जो है ये इन्फ्लेमेशन कराता है, दैट मीन इट इज़ प्रो इन्फ्लेमेटरी, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, दिस इज प्रो इन्फ्लेमेटरी। और हमारी बॉडी में बेसिकली इनका एक बैलेंस रहना चाहिए, कि हमारी बॉडी में अक्सर जो हम तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट यहाँ पे आपको आता है, आप करते हो सोयाबीन का तेल इस्तेमाल करते हो, या वो डिफरेंट दारा का इस्तेमाल, राइस का इस्तेमाल करते हो डिफरेंट, ये सारे तेल अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये सारे तेल अच्छे नहीं है, जो भी आप ये सब, क्योंकि इन सब में क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, या फिर ठीक कीजिएगा, इन सब में क्या होता है कि ओमेगा 6 जो होता है, ये बहुत 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 ज़्यादा होता है, किससे? ओमेगा 3 से, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ओमेगा 3 हमारे डाइट में अच्छा होना चाहिए,
ओमेगा 3 जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओमेगा 3 वाले हैं, ये हमारे डाइट में ज़्यादा होने चाहिए, ये हमारे डाइट में बढ़ने चाहिए। लेकिन ये जितने भी तेल आप देख रहे हैं इन सब में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 कम होता है, जिसकी वजह से ये जो अगर थोड़ी सी कहीं पे भी पेन है ऑलरेडी वो बढ़ ही जाती है, वो कम नहीं होती है। जिनकी नाक बंद है उनकी ज़्यादा ही बंद हो जाती है। अब देखिए क्या होता है इसमें कि अब तेल कौन सा फिर यूज़ करेंगे, दो तेल मैं बताऊंगा। एक है आपका सरसों का तेल, जो देसी तेल इस्तेमाल करते हैं, संजीव तेल या फिर सोनन, आई डोंट, मस्टर्ड ऑयल, हाँ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ये अच्छा है इसके लिए, इसमें उतना इतना ज़्यादा रेशो नहीं है इनके दरमियान, ठीक है। और दूसरा एक ऑयल है जिसे हम कहते हैं कैनोला ऑयल। ये बस ये दो तेल हैं जो कि इससे मुफ्ती देंगे, ठीक है। इतना आपको बस, ये थोड़ा सा आपके सेहत के लिए था तो मुझे लगा ये ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ सेहत भी ज़रूरी है, लेकिन पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं जिससे सब डरते हैं, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, हमें कोलेस्ट्रॉल का भी अगर हम देखेंगे, इसमें भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैंने अभी कहा गुड फैट एंड बैड फैट। बैड फैट क्या है? सैचुरेटेड फैट। गुड फैट क्या है? अनसैचुरेटेड फैट। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली हमें डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए वो सिंथेसाइज कर सकती है लिवर में, दैट इज़ इन आवर मेटाबॉलिक मशीन। तो ये बना सकती है लिवर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल किस लिए चाहिए हमें? ऐसे लगता है, डर लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी सेल्स होती है ना, सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें भी एक कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे भी होता है। हमारा ब्रेन जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारा, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट होता है। इसी तरह से जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स है, आपने सुना होगा बॉडी बिल्डिंग के लिए हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसके इंजेक्शन काफ़ी सारे लगाते हैं आजकल। टेस्टोस्टेरोन या फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो है दीज आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल ऑलटुगेदर बैड नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब प्रॉब्लम है क्या फिर इसमें? कोलेस्ट्रॉल के कुछ टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली ये कोलेस्ट्रॉल की खता नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने वाले जो लाइपोप्रोटीन्स हैं उनकी खता है। ये है कोलेस्ट्रॉल, फॉर एग्जांपल ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल एक है, ये हमारे ब्लड में कैरी किए जाते हैं, मूव हो जाते हैं, किन के साथ? कुछ लाइपोप्रोटीन्स के साथ, लाइपोप्रोटीन्स के साथ। Lipoproteins means, lipo means refers to lipid plus protein, lipid is a fat। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको कोई कहेगा कोलेस्ट्रॉल क्या फैट है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फैट का भाई है। ये ब्रॉड टर्म जो है दैट इज लिपिड जो है, लिपिड में काफ़ी सारे आते हैं। आपका आता है फैट, जो हम अभी पढ़ रहे थे, फैट भी आता है, आपका आता है यही कोलेस्ट्रॉल भी आता है, आपने कैंडल्स देखी है, वैक्स जो होता है वो भी आता है उसमें। तो ये लिपिड जो है ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसके अंदर आता है फैट, इसके अंदर आता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल फैट का भाई है लेकिन फैट नहीं है। अब यहाँ पे समझना ये है कि ये जो ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कुछ लाइपोप्रोटीन्स के साथ बाइंड होके हमारे ब्लड में चलता है, हमारे ब्लड में चलता है। जो कि लाइपोप्रोटीन्स मीन्स उसमें क्या क्या है, एक तो लिपिड होते हैं और उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है कि ये एक सबस्टेंस है जिसमें ये पोर्शन है लिपिड, ये पोर्शन है फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ये बन गया हमारा लाइपोप्रोटीन। एंड हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये है हमारा कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया इसके साथ बाइंड। अब ये जो बन गया ये मॉलिक्यूल, इसमें ये तीनों चीज़ें हैं, एक है ये लाइपोप्रोटीन है और ऊपर से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी है इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं, अगर लाइपोप्रोटीन्स इस किस्म के होंगे जिनको हम कहते हैं LDL, जिनको हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अगर ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, उस वक्त इन LDL के साथ जब हम अपने कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके चलाते हैं, ये हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। क्या बनता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है क्योंकि ये बराबर सैचुरेटेड फैट की तरह काम करता है। ये हमारे जो आर्टरीज होते हैं, नसें होती हैं, उनको अंदर से उनके अंदर फैटी डिपोजिशन करता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर, रहम करे अल्लाह ताला, हार्ट अटैक होने का खतरा होता है और काफ़ी सारे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू आवर हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर दूसरे किस्म के लाइपोप्रोटीन्स होंगे, दोज आर कॉल्ड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अगर ये एसोसिएटेड होंगे, ठीक है, किसके साथ? कोलेस्ट्रॉल के साथ, दैट मीन्स HDL विद कोलेस्ट्रॉल।
अगर ऐसे होगा, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल मूव करेगा, उस वक्त क्या होगा, दिस विल बी गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये कुछ हार्ट डिजीज़ के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन देगा। समझ आ रहा है? सो कोलेस्ट्रॉल कैन आल्सो एक्ट एज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ जो कोलेस्ट्रॉल रहता है दैट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ चलता रहता है दैट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। दिस इज ऑल दैट इज यहाँ पे हमने फैट्स और जो भी मतलब एनर्जी की न्यूट्रिएंट्स है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और हमने थोड़ा सा उसका भी पढ़ लिया। दिस इज ऑल। आपके लिए ये क्वेश्चन है, हमारे अंदर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ कौन से फैट सर्कुलेट होते हैं? ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ कौन से फैट सर्कुलेट होते हैं? दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। बड़ा क्लास हुआ, लेकिन आई हैड टू एक्सप्लेन द थिंग्स, यू नो दैट। मैं थैंक्स अ लॉट।